Next topic is transfer of heat. Heat energy always flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature till both attain the same temperature. This phenomena is called transfer of heat. Suppose करो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है A and ये एक ऑब्जेक्ट है B. इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एंड इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स यहाँ पर हीट ज़्यादा है एंड यहाँ पर हीट कम है. तो देयर विल बी फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हेयर टू हेयर टिल बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम टेम्परेचर. So this is known as transfer of heat. Heat energy, whenever it flows from a region of higher temperature to a region of lower temperature, till both the objects attain the same temperature, this phenomena is called transfer of heat. Heat can be transferred from one object to another by 3 modes. ये जो heat transfer है ये 3 तरीकों से हो सकता है. One is conduction, convection and radiation. अगर मैं कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू अ कोल्डर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजिशन. जब एक पार्टिकल से हीट दूसरे पार्टिकल के पास ट्रांसफर हो जाए, दैट मीन्स हॉटर पार्टिकल से कोल्डर पार्टिकल के पास हीट का ट्रांसफर हो जाए ओनली बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स and without the movement of the particles. 2 particles की movement हुए बिना अपनी पोजीशन पर स्टैचू रहते हुए अगर एक हॉटर पार्टिकल से कोल्डर पार्टिकल पर हीट ट्रांसफर हो जाए ओनली ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन. और कंडक्शन जो है ये तरीका जनरली सॉलिड्स में एंड बाकी दूसरे सब्सटेंसेस के बीच में होता है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रखे जाते हैं. कंडक्शन कैसे होती है, प्लीज़ लुक अपॉन वेरी केयरफुली. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं किसी सॉलिड के. आपको पता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड में पार्टिकल जो हैं वो थोड़ी दूर दूर होते हैं और गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं. तो सपोज करो मैंने ये सॉलिड का कोई कंटेनर ले लिया. सपोज करो मैंने यहाँ से एक मैच स्टिक लगा के इस पार्टिकल को हीट देनी शुरू करी एंड इट बिकेम हॉट. ये जो पार्टिकल है ये अपनी जगह पर वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी. वाइब्रेट करते करते ये इस पार्टिकल के साथ कोलिजन कर लेगा जिसकी वजह से ये अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा इस पार्टिकल के पास. ये भी हॉट हो गया, इसने भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया. ये अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करते करते ये कोलाइड कर जाएगा नेक्स्ट पार्टिकल के साथ एंड इट विल transfer its heat energy to the next particle and it will also start vibrating, and in the same scenario the heat will get transferred from hair to hair. So इस केस में हमने क्या देखा कि जो हीट एनर्जी है, हीट का ट्रांसफ़र जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हो गया बिना पार्टिकल की मूवमेंट के, सिर्फ वाइब्रेशन के थ्रू, सिर्फ कोलिजन के थ्रू. So these are the steps that define that how actually the conduction in closely packed solids occur. अगर मैं बात करूं रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट की, अब ऑब्वियस ही बात है कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनमें हीट का कंडक्शन बहुत जल्दी होगा, लेकिन कुछ पार्टिकल्स कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें हीट का कंडक्शन बहुत स्लो होगा. तो अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इस प्रेशर कुकर की बात कर रही हूँ तो इसमें जो ये पोर्शन है ये बना हुआ है मेटल कंडक्टर का. दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसका मतलब इसके एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है. तो यानी अगर मैं इसको हीट सोर्स देना प्रोवाइड करती हूँ तो इसका पूरा पोर्शन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बिकॉज पार्टिकल्स कीप ऑन वाइब्रेटिंग एंड ट्रांसफरिंग द हीट. लेकिन उतनी तेज़ी के साथ ये जो हैंडल है ये हीट अप नहीं होता बिकॉज ये इंसुलेटर है. That materials that do not allow the conduction of heat उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स. इसीलिए ये हीट नहीं होता. तो इसका मतलब जो कंडक्टर्स हैं उनमें कंडक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी हीट बहुत जल्दी कंडक्ट होती है, जबकि इंसुलेटर्स के केस में हीट जो है वो बहुत देर में कंडक्ट होती है, धीरे कंडक्ट होती है. कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं मेटल्स
एंड इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं वुड, कॉटन, रबर, क्ले एंड कॉर्क। इसके अलावा जो एयर और वाटर है या फिर जो वूल, फेदर या फर जैसा जो मटेरियल है, ये भी इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वूल, फेदर, फर, इन सारे ऑब्जेक्ट्स में क्या क्वालिटी होती है कि ये अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इट विल नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू इट। इसी बेसिस पे हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। Pans used for cooking are usually made of metal such as steel, copper और aluminium। जो कुकिंग करने के लिए पैन्स बनाए जाते हैं वो जनरली मेटल्स के बनते हैं, क्योंकि दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल सच एज स्टील, कॉपर और आयरन। जबकि उनके जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक्स के बनते हैं, जो कि इंसुलेटर है, ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो और हम ऑलरेडी बहुत आराम से उस हैंडल को पकड़ सकें। इसके अलावा जो फर के बने हुए, फॉर एग्जांपल आपने विंटर्स में देखा होगा, हम वूल के या फिर बहुत ज़्यादा फर वाले कपड़े जो है वो पहनते हैं। क्यों? क्योंकि फर की, फेदर की ये क्वालिटी होती है कि वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेती है, और एयर जो है वो इंसुलेटर है हीट की। इसका मतलब वो हमारी बॉडी हीट को हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाने देती, एंड इट हेल्प्स अस कीपिंग वार्म आवर बॉडी। नेक्स्ट ट्रांसफर मेथड ऑफ हीट दैट वी हैव टू स्टडी इज कन्वेक्शन। Convection is the transfer of heat by the movement of particles. Convection is primary mode of heat transfer in fluid. Convection के केस में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पोजीशन चेंज करता है। इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, एंड जनरली ये जो मेथड है ये फ्लूइड्स में, दैट मीन्स लिक्विड्स और गैसेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस में बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट पॉसिबल होती है। जबकि सॉलिड्स के केस में कंडक्शन वॉज देयर बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो इन सॉलिड्स कंडक्शन वॉज देयर, एंड इन लिक्विड्स एंड गैसेस convection is there because in convection the transfer of heat occurs by the movement of particles. Convection कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि ये बीकर है एंड आपने इसमें पानी जो है वो हीट करने के लिए रखा है। दिस इज वाटर सोर्स। इस केस में क्या होगा? इस केस में सबसे पहले जो ये लोअर सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट होना स्टार्ट होंगे, और जैसे ही ये हीट अप हो गए, जो हीटर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो हॉटर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाइटर होते हैं वेट में, तो वो राइज करके ऊपर आ जाएंगे, एंड जो ऊपर हैवी कोल्डर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। फिर वो हीट अप होंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, और उनसे जो नीचे वाली लेयर है वो नीचे सेटल डाउन होंगे। तो इस तरीके से बार बार जो लोअर लेयर है मॉलिक्यूल्स की वो ऊपर आती जाएगी और ऊपर वाली लेयर नीचे, एंड दिस इज हाउ सम सॉर्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ स्ट्रीम्स स्टार्ट अकरिंग इन द फ्लूइड। सो आपने क्या देखा कि इस पूरे केस में हीटिंग जो है वो हो रही है, लेकिन साथ साथ पार्टिकल्स की मूवमेंट भी हो रही है। दैट्स वाई कन्वेक्शन इज सेड टू बी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंक्लूडेड। एंड इसका सबसे लाइव एग्जाम्पल है जो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डे टाइम की बात करूं तो जो एयर लैंड के ऊपर होती है वो ज़्यादा जल्दी हीट होती है, बिकॉज जो सन है वो लैंड को बहुत ज़्यादा जल्दी हीट अप कर देता है। द सन हीट्स अप द लैंड ड्यूरिंग डे मच फास्टर देन द वाटर। तो जो लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो भी बहुत जल्दी हीट होगी, एंड जो वाटर के सी के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो इतनी ज़्यादा जल्दी हीट नहीं होगी। तो ये जो वार्म एयर है ये यहाँ आ जाएगी, एंड यहाँ जो सी के ऊपर जो कोल्डर एयर है वो फ्लो करके यहाँ आ जाएगी, बिकॉज जो वार्म एयर है वो लाइटर वेट है और दिस इज हैवियर एयर, सो द फ्लो ऑफ एयर स्टार्ट्स। तो जो सी ब्रीज है वो लैंड के ऊपर आ जाएगी, एंड जो लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है जो वार्म अप हो गई है वो सी के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ब्रीज है वो सेट हो जाएगी, जिसको हम सी ब्रीज कहते हैं। जबकि नाइट टाइम में क्या होगा? ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है, जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इट कूल्स फास्टर देन द वाटर। यानी रात के टाइम पे जो सी के ऊपर प्रेजेंट है
एयर वो ज़्यादा हॉटर होगी एंड जो लैंड के ऊपर एयर प्रेजेंट है वो कम हॉटर होगी, क्योंकि लैंड जो है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो यानी जो सी के ऊपर एयर है वो गर्म है एंड जो लैंड के ऊपर एयर है वो ठंडी है। तो नाउ इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ एयर विल बी there. That means the air which is present above the sea, it will move towards the land, and the air which is present at the land, it will start moving towards the sea. This is known as land breeze. So in this case also what is happening, जो पोर्शन जो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वार्म अप हो गए हैं वो राइज करके ऊपर चले गए एंड जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो गए और उन्होंने वार्म होना शुरू किया। सो दिस इज हाउ अगेन द सर्कुलेटरी स्ट्रीम्स हैव बीन सेट इन एयर विच आर नोन एज ब्रीज। इसी तरीके से अगर मैं कन्वेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करूं तो जो किचन में एग्जॉस्ट फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पर लगाए जाते हैं। इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि किचन में काम करते टाइम जो एयर है जो हीटअप हो गई है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी एंड एग्जॉस्ट फैन उस हीट हॉटर एयर को सर्कुलेट करके बाहर की तरफ थ्रू आउट कर देगा एंड जो अपर लेयर है वो कोल्डर होने की वजह से नीचे आ जाएगी एंड एग्जॉस्ट फैंस कैन प्रॉपरली वर्क टू रिमूव द हॉटर एयर फ्रॉम द किचन्स। एंड अगर हम रूम हीटर्स की बात करें तो उनको रूम में फ्लोर पे प्लेस किया जाता है, उन्हें नीचे लगाया जाता है सो दैट द कूल एयर इज हीटेड एंड इट राइजेज अप एंड द कोल्ड एयर फ्लोज डाउन टू द फ्लोर, ताकि जो रूम हीटर है वो नीचे वाली एयर को पहले वार्म करे और फिर वो लाइट वेट होने की वजह से ऊपर राइज कर जाए और फिर ऊपर जो कूलर एयर प्रेजेंट है वो नीचे आ जाए और फिर रूम हीटर उसको हीट अप करे, सो दैट इन दिस वे प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ वार्म एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द room. This is the reason that ventilators in the rooms are at the top of the door or the window. This is because when the air is in the room gets heated, it rises and passes out from the ventilator at the top. जो रूम्स में वेंटिलेटर हैं वो टॉप पर इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर रूम में एयर हीटअप हो गई है, वार्म अप हो गई है, तो वो राइज करके ऊपर जा रही है और वो वेंटिलेटर से बाहर चले जाएगी so that there can be proper circulation of fresh air inside the room. So these are some of the practical applications of convection. The last but definitely not least heat transfer method is radiation. Talk about the definition of radiations, then the transfer of heat in the form of rays or waves for which a medium is not required, that means for which particles are not required, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। वो मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट का जिसमें हमें रेज और वेव्स की हेल्प से हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, जिसके लिए हमें ना किसी मीडियम की ज़रूरत है और ना ही पार्टिकल्स की ज़रूरत है। इसका सबसे अच्छा आंसर ये है कि आप इमेजिन करो सन की जो हीट वेव्स हैं वो हमारे पास पहुंचती हैं, जबकि सन और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहाँ तो वैक्यूम है क्योंकि स्पेस में ना तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना कोई एयर है, ना कोई और पार्टिकल प्रेजेंट है। इसका मतलब सन से जो हीट वेव्स हैं वो अर्थ के पास पहुँचती हैं विदाउट एनी मीडियम। सो रेडिएशंस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम। दैट मीन्स जो रेडिएशंस हैं उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो हीट को रेडिएट करते हैं, यानी उनमें से कुछ ऐसी वेव्स निकलती हैं जो हीट एनर्जी को कैरी करती हैं। जब ये रेडिएशंस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उन रेडिएशंस का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी के पार्ट को रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कितना अमाउंट एब्जॉर्ब करेगा हीट का वो डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, क्योंकि जो डार्कर कलर्स होते हैं, डार्कर कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट वाइल लाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर। यही रीज़न है कि समर्स में हमारी मदर्स जनरली हमें लाइट कपड़े पहनाना प्रेफर करती हैं, बिकॉज अगर हम लाइट कपड़े पहनेंगे तो जो हीट है वो हम कम एब्जॉर्ब करेंगे एंड हमको गर्मी कम लगेगी। If I talk about some of the practical applications of radiation, then the very first is solar heaters.
सोलर हीटर्स आर डिजाइन टू यूज हीट एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग फूड। तो हम इस इंस्ट्रूमेंट में हीट रेज को ही तो यूज कर रहे हैं जो सन से रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। And we prefer wearing light colored clothes in summers because light colors are poor absorber of heat. Conversely, we prefer wearing dark colors cloth in winters because they are good absorber of heat which keep us warm. And the very last topic of the chapter is working of a thermos flask. You can see over here, this is the structure of thermos flask. A thermos flask maintains the temperature of the substance kept in it. That is, it keeps a hot substance hot and a cold substance cold. थर्मस फ्लास्क जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसी बहुत सारी बॉटल्स भी आती हैं जिनके अंदर अगर हम कोई हॉट लिक्विड डाल रहे हैं तो वो हॉट ही रहेगा, कोई कोल्ड लिक्विड डाल रहे हैं तो वो कोल्ड ही रहेगा। जो थर्मस फ्लास्क है एक्चुअल में इट इज़ मेड अप ऑफ अ आउटर केसिंग ऑफ प्लास्टिक। थर्मस फ्लास्क की जो सबसे आउटर वाली केसिंग होती है, केसिंग जो होती है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है या मेटल की होती है। Plastic being a poor conductor of heat act as an insulator preventing the heat from escaping. ये जो बाहर वाली आउटर पार्ट है ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है एंड वी नो प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। तो वो इस बॉटल के थ्रू, इस फ्लास्क के थ्रू बाहर हीट को जाने ही नहीं देगा। Inside it is a doubled walled container made up of glass or stainless steel. Both the walls are polished so they are shiny. The plastic used in the outer casing is an insulator. This prevents heat loss through the conduction. On the other hand, the space between the two walls is a vacuum. This prevents heat loss through convection. And हमने इस प्लास्टिक की केसिंग के जस्ट अंदर दो इस तरीके के शाइनी सरफेसेस जो हैं वो लगाए हुए होते हैं जो कि ग्लास के या ग्लास के प्रॉपरली बने हुए होते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। उनको प्रॉपरली पॉलिश किया जाता है और इन दोनों वॉल्स के बीच में यू कैन सी वन इज दिस एंड वन इज दिस एंड इन दोनों वॉल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है और इस स्पेस में वैक्यूम होता है। इसके अंदर ना एयर प्रेजेंट होती ना कुछ। इसका मतलब जो ये जो दो सरफेसेस हैं इनके बीच में जो गैप है ये वैक्यूम बना रहा है जिसकी वजह से कन्वेक्शन के थ्रू भी कोई हीट पास नहीं हो पाएगी। तो यानी जो आउटर प्लास्टिक कवरिंग है उसने तो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर को रोक लिया एंड जो बीच में स्पेसेस हैं वॉल्स के बीच में जो दो शाइनी सरफेसेस वॉल्स हैं उन्होंने कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर को रोक लिया बिकॉज देयर इज नो एयर पार्टिकल इन बिटवीन। So the shiny surface of the walls also prevent the heat loss through the radiation. So जो थर्मस फ्लास्क होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, ना कंडक्शन, ना कन्वेक्शन और ना ही रेडिएशन. So this was all about the chapter. Please watch this video again so you can grab the concept.